नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में हम आपको बताएंगे कि कैसे हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर फॉर्मूले की चर्चा उनकी होने लगी है और क्यों लोगों को यह लगता है कि हरियाणा में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी की नीति यानी कि बुलडोजर नीति का इस्तेमाल होना चाहिए। देश की सियासत में आज की सबसे चर्चित तस्वीर की बात भी होगी क्योंकि पुणे में आज एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार नजर आए। इन तस्वीरों ने विपक्षी एकता के दावों पर सवाल खड़े कर दिए और वैसे भी पवार का स्टैंड कई बार विपक्षी दलों को असहज कर चुका है। तो आज की तस्वीर महाराष्ट्र और देश की सियासत के लिए क्या संदेश लेकर आई है। वंदे भारत में आज विपक्षी एकता के इम्तिहान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। बात होगी लोकसभा में पेश किए गए दिल्ली सेवा बिल की। अमित शाह ने इस बिल को केंद्र सरकार का अधिकार बताया तो केजरीवाल इसे मनमानी बता रहे। आखिर इस बिल पर होगा क्या, कल चर्चा के साथ ही तो उधर बिहार में नीतीश सरकार को आज कोर्ट से कैसे बड़ी राहत मिली है। जातिगत जनगणना पर आगे क्या होने जा रहा है, क्या 2024 की लड़ाई में अब फिर जातियों वाला फैक्टर बड़ा होने वाला है, आज वो रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाएंगे। नूह में हुई हिंसा के बाद अब हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। अब सवाल नूह के गुनहगारों को सजा दिलाने का भी है। ऐसे में क्यों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर मॉडल की चर्चा होने लगी है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नूह हिंसा का अब तक का अपडेट क्या है, टाइमलाइन क्या रही और क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको दे देती हूँ। पूरे हरियाणा में इस वक्त पुलिस को अलर्ट पर कर दिया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक समीक्षा बैठक भी की है। सीएम खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने शांति की अपील की और हिंसा के बाद नूह में 2 दिन तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। 6 जिलों में धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल रोक दिया गया है और जो भरतपुर की 4 तहसीलें हैं वहां पर भी एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि अफवाहें ना फैलें। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और हिंसा को लेकर अभी तक हिरासत में 70 लोगों को ले लिया गया है। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को इसमें आरोपी बनाया है। हालांकि अभी तक जो हिंसा हुई उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 2 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक इसमें शामिल हैं। नूह हिंसा में 120 से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई जिनको आग के हवाले किया गया या उनको तोड़ दिया गया। नूह हिंसा को लेकर 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं और नूह में इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट की जो जॉइंट टीम है उनकी तैनाती कर दी गई है। गुरुग्राम सदर बाजार मस्जिद के सारे रास्तों को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, दुकानें, कोचिंग सेंटर्स, बस अड्डे और बाजार बंद कर दिया गया है ताकि हिंसा फैलने की गुंजाइश ना के बराबर हो और तब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपनी सही जगह पर आ जाए यानी कि कंट्रोल में आ जाए। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य करने में सरकार और प्रशासन लगा हुआ है। तनाव के बीच लोगों के दिलों में अब भी दहशत जरूर है और सुरक्षा को लेकर सवाल भी है। सवाल यह कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसी बीच नूह के लोगों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर मॉडल, बुलडोजर फॉर्मूला याद आ रहा है। जिस बुलडोजर फॉर्मूले की चर्चा देश विदेश में है वो नूह में भी आज क्यों लोगों की जुबान पर है, ये आपको बताते हैं। माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। नूह में तनाव के हालात, योगी के बुलडोजर की होने लगी बात। हिंसा से शहर दहला, याद आया योगी का फॉर्मूला। नूह का कौन कौन गुनहगार,
कानून व्यवस्था जिन्होंने की तार तार। बुलडोजर एक्शन का हो रहा इंतजार। नूह में हिंसा के बाद तनाव है। यात्रा के दौरान जो बवाल हुआ, जो आगजनी हुई, दंगाइयों के आगे सारा सिस्टम जिस तरह से बेबस नजर आया, उसने बता दिया कि ये सब कितनी प्लानिंग के साथ हुआ। हथियार थे शहर में, अशांति फैलाने की पूरी कोशिश थी, और फिर जो हुआ उसने नूह की अमन शांति को ग्रहण लगा दिया। घंटों गुजर जाने के बाद भी नूह में वो दहशत के भाव देखे जा सकते हैं। लोगों में डर को महसूस किया जा सकता है। पुलिस ने सब संभाल लिया हो, लेकिन फिर भी सब संभल गया, ये कहा नहीं जा सकता। देखिए, कुछ लोगों से हम लगातार बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों ने तांडव मचाया है, उसके बाद लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिरकार क्यों माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, कुछ लोग मुझे मिले जो ये कह रहे थे कि हमको योगी मॉडल चाहिए उपद्रवियों से निपटने के लिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ सरकार से, जिस तरह से यूपी में योगी जी किसी भी काम पे ले तुरंत एक्शन लेते हैं। जो जिनके यहाँ पे माहौल बना है, कल से स्थिति बनी हुई है, जहाँ देखो तोड़ फोड़ हिंदुओं के साथ भी हो रहा, सबके साथ बड़ा अत्याचार हो। तो मैं चाहता हूँ कि हमें बुलडोजर वाली सरकार चाहिए यहाँ पे, कि जो तुरंत आते ही एक्शन हो जाए। इतना आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा के बाद तब तक सारा चीज खत्म हो जाता है। क्योंकि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पर उपद्रवी के खिलाफ वो वाला एक्शन होना। हाँ जी, वो वाला एक्शन होना चाहिए। तो आप हरियाणा सरकार से ये मांग। हाँ जी, वो मांग करते हैं कि हमें कोई भी चाहे तो तुरंत चाहिए कोई भी चीज, तो यहाँ तुरंत कोई फैसला कुछ नहीं होता है जी। नूह में बिगड़े हालातों पर अब सरकार एक्शन ले रही है। गुनहगारों की पहचान की जा रही है। भारी पुलिस बल शहर को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिन्होंने हिंसा देखी, जिन्होंने दंगाइयों को सब करते देखा, वो इतने से खुश नहीं। उन्हें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की याद सता रही है। उन्हें योगी का वो बयान याद आ रहा है कि कोई भी माफिया बचेगा नहीं, उस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। नल्हड़ महादेव का मंदिर, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान कृष्ण ने वहां शिवलिंग की स्थापना की थी, और वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है, उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। योगी के यही तेवर और बुलडोजर वाला फॉर्मूला अब नूह में लोगों को याद आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि नूह में जो हुआ, अगर यहाँ योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले पर सरकार ने काम किया, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। शहर में खुलेआम जिस तरह तांडव मचाया गया, गाड़ियों को आग लगाई गई, अगर गुनहगारों को सबक सिखाना है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को अपनाना होगा। यूपी में 2017 से पहले दंगों की कहानी ने कानून व्यवस्था को बिगाड़ रखा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कमान संभालते ही अपने बुलडोजर वाले फॉर्मूले से कहानी बदल दी। माफियाओं के घर पर बुलडोजर चले, जिसका नतीजा हुआ कि न केवल दंगा रुका, बल्कि अपराधियों ने खुद थाने में सरेंडर किया। योगी की इस नीति की तारीफ देश विदेश में हुई। हाल ही में बंगाल में भी हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया था। और अब जब नूह में माहौल बिगड़ा, तो लोगों को यही लग रहा है कि योगी का बुलडोजर मॉडल ही ऐसे लोगों पर लगाम लगा सकता है। गुड़गांव से सटे नूह में इस वक्त मैं हूँ, और यहाँ आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा जिस तरीके से फैला, उसके बाद क्या तस्वीरें यहाँ पर मिल रही है। नूह में कल जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुआ, और उसके बाद की ये तस्वीरें आपको बता देंगी कि यहाँ क्या कुछ रहा होगा। आप देखिए, ये दुकान सी नज़र आ रही है, छोटा सा ये चौपाल सा लगाते होंगे शायद, और देखिए यहाँ आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, घरों में भी आग लगी। कहाँ पे? वो सामने वो घर में आगे दुकान। तो ये कहाँ से कहाँ तक बढ़े, कहाँ तक गए? ये जी रात में करीबन कोई 11 बजे तक उपद्रव भी आए हैं जी। निकली थी वो, इधर नूह साइड गई थी। इधर से 500-600 लोग बजरंग दल के आए,
चौक पे आके उन्होंने नारेबाजी की, कुछ बंदे ड्राइवर वगैरह थे उनको मारपीट किया, उसके बाद सारी आगजनी की है उन्होंने। ये करीब 4 बजे से लगभग झगड़ा चालू कल शाम से, कल शाम 4 बजे से। डर डर के सोए बच्चे। हाँ, जो सोनू जो वहाँ से जो मानसर से उनने वो करवाया, यहाँ पे बेचारे भूखे प्यासे सोए रात को बच्चे डर के मारे। नहीं तो हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो ये इंसान बुरे हैं जो लड़ाई करवा रहे हैं यहाँ पे। नूह में जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दंगाइयों ने जिस तरह घंटों हिंसा फैलाई, उसके बाद सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। योगी के बुलडोजर ने जिस तरह से कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक उदाहरण रखा, वो लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि नूह के लोग भी अब बुलडोजर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इधर महाराष्ट्र के सियासी घमासान में मंगलवार को एक नया ट्विस्ट देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी और एनसीपी नेता शरद पवार एक मंच पर साथ साथ नजर आए। 2024 के चुनाव से पहले इन तस्वीरों के सियासी मायने बड़े हैं। अगस्त में मुंबई में ही विपक्षी दलों की मीटिंग होनी है। शरद पवार अभी तक विपक्षी एकता की एक मजबूत कड़ी बने हैं, तो उनका मोदी के साथ मंच साझा करना आने वाले दिनों की कौन सी सियासी घटना की आहट है, ये भी आप देखिए। क्या विपक्षी एकता में पड़ गई दरार? एक मंच पर एक साथ मोदी पवार। मोदी की पीठ पर शरद का हाथ। क्या बदलेगी कहानी? आएंगे साथ। क्या पवार का विपक्षी दलों से अलग स्टैंड? – 2024 से पहले महाराष्ट्र से सियासी संदेश। ये तो केवल तारीफ के शब्द हैं। अब जरा देखिए कैसे शरद पवार पीएम मोदी की पीठ थपथपा रहे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। उनका हर एक कदम किसी बड़ी सियासी घटना की आहट है। ऐसे में जब देश में विपक्षी दल नया गठबंधन बना रहा है, 2024 के चुनाव में एनडीए से लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो ये तस्वीरें जिसमें एक ही मंच पर पीएम मोदी हैं, एनसीपी के चीफ शरद पवार हैं, तो कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिर शरद और पीएम मोदी का ये साथ क्या कहता है। पीठ थपथपाई जा रही है तो आखिर किस बात के लिए? शरद पवार के बारे में ये भी कहते हैं कि वो क्या करेंगे ये केवल उन्हें ही पता होता है। विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी अगस्त में मुंबई में होने वाली है। लेकिन उसी महाराष्ट्र से शरद पवार ने ये अलग संदेश दे दिया। इसके सियासी मायने अपने अपने तरीके से निकाले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा शरद पवार को सुनिए कैसे वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अशी अनेक मान्यवरांची नावं या ठिकाणी घेतली जाते आणि या मान्यवरांच्या यादीमध्ये पंक्तीमध्ये आज नरेंद्र मोदींच्या नावाचा सुद्धा या ठिकाणी समावेश झाला, याचा आनंद आपल्या सगळ्यांना आहे। आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी जी निवड झाली, त्यांना हा जो पुरस्कार देण्यात येतोय त्याबद्दल त्यांच्या अंतःकरणापासून अभिनंदन करतो। शरद पवार डिग्री मामले पर भी पीएम मोदी के समर्थन में बयान देते हुए नजर आए थे। कई मौकों पर उन्होंने विपक्षी दलों को चौंकाते हुए अपना स्टैंड दिखाया। ऐसे में जब उन्होंने तिलक सम्मान में पीएम मोदी के साथ मंच पर होने को लेकर अपनी हामी भरी, तभी से कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि राजनीति में समय और जगह भी काफी मायने रखती है। लेकिन शरद की अपनी राजनीतिक रेखा है जिसमें वो अपने हिसाब से ही चलना पसंद करते हैं, फिर कहने वाले कुछ भी कहें। मंत्री जी का महाराष्ट्र के साथ एक रिश्ता रहा है, हमेशा इमोशनल रिश्ता रहा है, महाराष्ट्र में काम भी किया है। तो प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये हम नहीं तय करते।
वो प्रधानमंत्री तय करेंगे, उनका कार्यालय तय करेंगे। जो उनके इनविटेशन देते हैं इसी प्रोग्राम का, वो तय करेंगे। चुनाव में एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होने जा रहा है। हिंद स्वराज ट्रस्ट जो लोकमान्य तिलक जी के फैमिली चलाती है, और हर साल देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए वो पुरस्कार दिया जाता है। अब इस सियासी तस्वीर की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने आज महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तिलक पुरस्कार कार्यक्रम में शिरकत करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचे। इस कार्यक्रम में शरद पवार मुख्य अतिथि थे। इस दौरान मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं का साथ होना विपक्षी एकता की कहानी में नया ट्विस्ट बताया जा रहा है। खास बात ये भी रही कि जब पीएम मोदी ने मंच से अपनी बात रखी तो उन्होंने शरद पवार को लेकर कुछ नहीं कहा, केवल महाराष्ट्र और तिलक की ही बात की। जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की क्या भूमिका है, ये सबको पता है। ऐसे में सहयोगी दलों की नाराजगी की बातों को दरकिनार कर पीएम मोदी के साथ आना क्या शरद की भविष्य की राजनीति की आहट है? क्या शरद पवार विपक्षी दलों की एकता की कोशिशों को झटका देने वाले हैं? माना ये भी जा रहा है कि कहीं शरद पवार सियासी लड़ाई में अंत तक अपने भतीजे अजीत पवार के साथ आ सकते हैं। शरद की राजनीति एक अबूझ पहेली है और आज की तस्वीर भी उसी का हिस्सा। शरद विपक्षी दलों की मीटिंग में भी जा रहे हैं और मोदी के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। पवार का अगला स्टेप क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन शरद पवार का साथ विपक्षी दलों की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। वो मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। काशी नगरी जो रहा है हिंदुत्व की राजधानी रही है। लोक से न्यारी काशी नगरी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा, भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन मंदिर के अंदर कई सारी देव प्रतिमाएं मौजूद हैं। त्रिशूल अंदर से बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद लगातार सियासी गलियारों में शोर नजर आ रहा है। उस बीच सीएम ने कहा है कि इस गलती के ऊपर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम पक्ष को प्रस्ताव लाना चाहिए। और इसी बात को जानने के लिए हम काशी में आए हैं। काशी वासियों के दिल से जानेंगे क्या है उनका कहना, क्या है उनका मानना। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या है वो क्रांतिकारी बयान योगी आदित्यनाथ का, जिसकी वजह से लगातार उथल पुथल मची हुई है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं?
और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। कहते हैं कि काशी के कण कण में और गंगा की बूंद बूंद में भोले बाबा के जयकारे गूंजते हैं और यहाँ आने वाले अनायास ही भोले बाबा की भक्ति में खो जाते हैं। उस बीच काशी में हम पहुंचे, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर उल्लास था, माथे पर तिलक था। उस बीच एक प्रश्न था दिमाग में ज्ञानवापी को लेकर, क्या कुछ है कहना काशी वासियों का देवभूमि काशी में ज्ञानवापी को लेकर, ये आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी परिसर के ऊपर लगातार हम देख रहे हैं कि विवाद किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। उस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर वो मस्जिद है तो उसके अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। आपका क्या कुछ कहना है ज्ञानवापी के ऊपर? सही बात है, जोगी बाबा जो भी कहे बढ़िया कहे हैं, वो मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। आप कहाँ से हैं? यही बनारस से। बनारस की रहने वाली हैं, तो बनारस में आपकी आस्था भी काफी जुड़ी हुई होगी। उस बीच आपने शुरू से देखा होगा किस तरीके से ज्ञानवापी का लगातार जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपका क्या कहना है? कहना ये है कि ज्ञानवापी कहीं मस्जिद का नाम नहीं होता है, मंदिर का नाम है। फव्वारे के ऊपर ही बनाया गया तो है। भगवान नंदी के ऊपर बनाया गया है, जो नंदी थे ना अपने, उसके ऊपर फव्वारा बनाया गया है, वो हटाना चाहिए फव्वारे को। फव्वारा कह रहा है मुस्लिम पक्ष उसको, लेकिन शिवलिंग बताया जा रहा है और एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो नंदी की जो फेस है वो शिवलिंग की तरफ होता है और कई सारे तथ्य जो हैं वो उसके सामने आ रहे हैं। हाँ, तो मंदिर है, हम लोग का मंदिर वापस आना चाहिए, मस्जिद टूटना चाहिए, बस यही हम लोग बोलेंगे। अच्छा, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि मामला कोर्ट में है। वो लोग हर जगह हम लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए हैं, जहाँ जहाँ मंदिर है मस्जिद बना के हम लोगों को हमेशा ठेस ही पहुंचा रहे हैं। अब हम लोग हैं अपना ले रहे हैं वापस और चाहिए हम लोगों को। बनारस से ही है, आपका क्या कहना है ज्ञानवापी के ऊपर? अरे ज्ञानवापी चाहिए, हम लोग को शंकर जी चाहिए। क्या लगता है कि चुनाव से पहले ज्ञानवापी का मसला सुलझ जाएगा? नहीं हो पाएगा, हो भी सकता है, हाँ, हो भी सकता है। मोदी जी ने जितने वादे किए थे वो सभी पूरे किए हैं। 3 तलाक का मुद्दा हुआ या तमाम ऐसे 370 हटाने का मुद्दा हुआ, तो क्या ज्ञानवापी का मुद्दा भी सुलझता है? ये भी पूरा होगा, सही है। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। टाइम लगेगा, होगा। तो योगी आदित्यनाथ का बयान कितना सही ठहराते हैं आप लोग? 100%। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं का कहना है कि 100% सही है योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, क्योंकि जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो बिल्कुल इसी की ओर इशारा करते हैं कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर ही मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम पड़ेगा विवेक सिंह, का सिंधु विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। तो जो ज्ञानवापी परिसर का मामला है उसमें माननीय योगी जी का वक्तव्य है कि मंदिर परिसर में, उस परिसर में त्रिशूल क्या कर रहा है। तो ये वास्तविक बात है, काशी नगरी जो रहा है हिंदुत्व की राजधानी रही है और ये प्राचीनतम शहरों में से एक है और उसी प्राचीन इतिहासों में बाहर से आए हुए मुगलों ने मंदिर को तोड़ करके ध्वस्त करके, ऐसा कई मामला आया है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मंदिर परिसर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कार्य किया गया है। और यहाँ भी ज्ञानवापी वाला भी परिसर वही है कि हिंदुत्व की एक नगरी होने के कारण काशी में और ज्ञानवापी परिसर में हिंदुत्व का एक आस्था है। उस परिसर में नक्काशी देखिए, वो बिल्कुल भी इस्लाम धर्म से कोई भी मतलब नहीं रखता है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूजा को लेकर जो महिलाएं कोर्ट का रुख करती हैं, उन महिलाओं से हमने मुलाकात करी, बातचीत करी। अब इन महिलाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो उम्मीद है वो डबल होती हुई नजर आई है और साथ साथ में इन सभी महिलाओं ने एक स्वर में योगी आदित्यनाथ के बयान का स्वागत किया और समर्थन भी किया। आपको सुनवाते हैं। तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया जिसको क्रांतिकारी बयान के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा त्रिशूल अंदर है तो वो अंदर क्या कर रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी देखिए, वो साक्षात हमारा मंदिर है और मंदिर है तो उसको मस्जिद का रूप इन्होंने दे रखा, ऊपर से ढांचा सेम हमारी नींव हमारी मंदिर की है। उस मंदिर में साक्ष्य हमारे मौजूद है, हमारी देवी देवताओं का स्थान है यहाँ पे और आदि विशेषण महाराज जी हमारे। दीवालों पे संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, त्रिशूल बना है, ओम बना है, स्वास्तिक बना है। तो ये बताइए कि किस मस्जिद में ऐसा मिलता है? क्या वास्तव में किसी मस्जिद में है स्वास्तिक बना हुआ है मस्जिद में? वो हमको बताएं इस बात में कि मस्जिद में स्वास्तिक त्रिशूल है। अगर त्रिशूल है तो आप बताइए, हमें दिखाइए कहाँ से है।
तो क्यों इस हमारे मंदिर में, हमारा ये मंदिर है जिसको ये लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, मस्जिद नहीं, ये मस्जिद लगा के रखे हैं। मामला फिलहाल कोर्ट में पहुंच चुका है। इस बीच वादी पक्ष का क्या कहना था ये हमने सुना, मंजू जी ने हमें बताया। उसी यही सेम सवाल मेरा सीता जी से रहेगा। सीता जी भी वादी हैं, शुरू से आपने लड़ाई लड़ी है, किस तरीके से ये लड़ाई रही, कितनी कठिन ये जंग रही। मामला फिलहाल एएसआई सर्वे तक आ गया है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष इंकार कर रहा है एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए, और उस बीच योगी आदित्यनाथ का ये अहम बयान आता है और इसके साथ ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। आपका क्या प्रतिक्रिया है इस तमाम मुद्दे के ऊपर कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपना जो स्टैंड है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बयान दिया है। उनके बयान से हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं, हम लोग का उत्साह और दोगुना हो गया है। बिल्कुल सच बात है, किस मस्जिद में त्रिशूल रहता है, किस मस्जिद में टूटी हुई मूर्तियाँ रहती है, किस मस्जिद में शिखर रहते हैं, किस मस्जिद में ओम बने रहते हैं, किस मस्जिद में नारियल का जो मंदिरों के में बना रहता है उस तरह का रहता है, किस मस्जिद में रहता है ऐसा। तो बेसिकली योगी आदित्यनाथ के बयान के ऊपर यहाँ पर एक खुशी की लहर और उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है हिंदू पक्ष की ओर से, और वादी पक्ष की महिलाओं से हमने बात करी। सोहन लाल जी हिंदू पक्षकार हमारे बीच में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लगातार आप भी इस मुहिम में एक अहम किरदार निभाते हुए आए हैं और आज हम उसी परिसर के बाहर खड़े जिसके ऊपर विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 अगस्त को फैसला आना है, फैसले से पहले योगी आदित्यनाथ के बयान के क्या मायने हैं आपकी नजरों में? हमारी दृष्टि में योगी जी का बयान बहुत ही सकारात्मक है और हिंदू धर्म को दिशा देने वाला है, और जो हमारी 4 वादी महिलाएं हैं इनके लिए तो और उत्प्रेरक काम करेगा। दूसरी चीज़, मैं 39 साल से ज्ञानवापी को उद्धार के संघर्ष कर रहा हूँ, 29 साल से मैं वादी हूँ, और तो और इसमें काफ़ी उतराव चढ़ाव दिखा है। हम 39 साल पहले जो हमारा नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, उसके बाद सनई सनई हम लोग संघर्ष करते रहे। हम उसके बाद मुकदमा लड़े। हम 18 अप्रैल 1996 को जो ज्ञानवापी की पैमाइश कराए, उसके बाद फिर इन 4 वादी महिलाओं को लेकर के हम लोग जो है वाद दाखिल किए। कहने का तात्पर्य फिर जो है अगले वर्ष जो 16 मई 2022 को बाबा मिले, हम उसको शिवलिंग कहते हैं, वो फुहारा कहते हैं। आखिर इसका निराकरण कैसे हो? तो फिर माननीय न्यायालय हम लोग सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिए, और सर्वे के द्वारा ही इस ज्ञानवापी समस्या का हल है, और तो और सारे प्रमाण हिंदुओं के पक्ष में है। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है और इन्हीं के ऊपर सर्वे किया जा रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो सर्वे करने में इतराज क्यों कर रहे हैं? हर काम में तो रोड़े अटका रहे हैं, कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की एक बात सामने आई है, जाने दीजिए। सर्वे के बिल्कुल सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सर्वे होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, ये फैसला आएगा और 3 अगस्त में फैसला आने वाला है, और निश्चित रूप से फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। परिसर में हम मौजूद है, ज्ञानवापी परिसर, ये वो द्वार जिसको मोदी जी द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था, खुद वो यहाँ पर आए थे, और यही वो विवादित स्थल है जिसके ऊपर ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। ये वो मस्जिद की गुंबद जिसके ऊपर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 3 अगस्त को जो फैसला आने वाला है उस फैसले में क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि लगातार नजरें उस फैसले के ऊपर टिकी हुई हैं। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। वो मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। काशी नगरी जो रहा है हिंदुत्व की राजधानी रही है,